नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे ज्वालामुखी, और ज्वालामुखियों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, इनसे कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी की जो डेफिनेशन थी दोस्तों वो क्या थी हमारी, कि अंतर्जात बलों के कारण पृथ्वी पर होने वाले अचानक विस्फोट को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, जिससे पृथ्वी के भूगर्भ का मैग्मा क्या होता है, धरातल पर आता है। ये चीजें हम क्लियर कर चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि मैग्मा के साथ साथ ज्वालामुखी क्रिया में कौन कौन से पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर आते हैं, फिर किस प्रकार मैग्मा लावा बनकर ठोस आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये है कि ज्वालामुखी क्या जो निर्मित आकृतियां हैं या ज्वालामुखी से जो आकृति बनती हैं वो कौन कौन सी आकृति बनती हैं। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी बात रहेगी वो ये रहेगी कि ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण क्या है। तो सबसे पहले हमें इसमें यह जानना है कि ज्वालामुखी से किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इससे निर्मित स्थलाकृति क्या है। ठीक है, निर्मित स्थलाकृति, तो इन स्थलाकृतियों को एक डायग्राम की सहायता से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो पहले हम वो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा डायग्राम। और एक एक करके इन डायग्राम की मदद से इन आकृतियों को जानेंगे कि क्या तो इनकी डेफिनेशन होगी और किस प्रकार से ये आकृति बनती हैं। ठीक है, तो पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं कि ये कौन कौन सी आकृति हैं जो ज्वालामुखी के द्वारा बन रही हैं। तो देखिए, जब मैग्मा क्या होता है, एक गुम्बद के रूप में एक जगह पर एकत्रित हो जाता है, तो इसे बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलेंगे, स्टॉक। ये कौन सी आकृति हो गई, ये वाली। दूसरी चीज कि जब मैग्मा किसके रूप में, छतरी के आकार के रूप में जम जाए, उसे बोलते हैं लेकोलिथ। क्या बोलेंगे, लेकोलिथ। ठीक है, और जब मैग्मा तस्तरी के आकार के रूप में जम जाए उसे बोलेंगे लेपोलिथ। ठीक, दूसरी चीज ये हो गई हमारी, यानी कि यहां से मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ गया और इस प्रकार से क्या बन जाता है, एक ज्वालामुखी बन जाता है। अगला जो पॉइंट है कि ये क्या है, एक लहरदार आकृति में मैग्मा जा रहा है। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जाएगा तब इसको बोलते हैं फेकोलिथ। क्या बोलेंगे, फेकोलिथ। और जब मैग्मा क्षैतिज रूप में जमने लगे तो इसे बोलते हैं सिल, और उसी को बोलेंगे सीट। और जब मैग्मा एक लंबवत दरार के रूप में एकत्रित हो जाए इसे बोलते हैं डाइक। तो ये हो गई दोस्तों क्या, हमारी ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। और इनमें जो सबसे बड़ी स्थलाकृति होगी वो क्या होगी, ये वाली जो स्थलाकृति है ये है आपकी बैथोलिथ। ठीक है, क्या है ये, बैथोलिथ। अब इनके बारे में एक एक करके हम समझते हैं कि ये स्थलाकृतियां क्या होती हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ इसके साथ में मैं जो भी मेंशन करूं वो चीज़ें अपने नोट्स में मेंशन करते जाना, ताकि भविष्य में इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न आ जाए आकृतियों से संबंधित जो कि आपका गलत ना हो। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, बैथोलिथ है। और बैथोलिथ के बारे में जानेंगे कि बैथोलिथ कहते किसे हैं। तो देखिए, आपको यहाँ ये वाली जो आकृति है ये दिखाई दे रही होगी। इसमें आप बता नहीं सकते कि इस आकृति का आधार क्या है, इसका जो स्वरूप है वो कैसा है, क्योंकि जो बैथोलिथ आकृति है इसका आधार और जो स्वरूप है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो इसके दो दो तीन तीन पॉइंट लिखते जाइए। देखिए, बैथोलिथ
का आकार व स्वरूप निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट आएगा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी लंबाई होती है 100 किलोमीटर से अधिक और इसकी चौड़ाई होगी 50 किलोमीटर से लेकर के कितनी 80 किलोमीटर तक, यानी कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच में ये क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। अब बात आती है कि इस प्रकार की जो आकृति है ये विश्व के मानचित्र पर या वर्ल्ड में कहाँ पाई जाती है। तो इसके जो सबसे बड़े एग्जाम्पल होंगे वो हमारे हो जाएंगे यूएसए का, क्या यूएसए का इदाहो बैथोलिथ, क्या हो जाएगा यूएसए का इदाहो बैथोलिथ। दूसरी आकृति है हमारी कनाडा की या कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ। कौन सा, कोस्ट रेंज बैथोलिथ। आप इन्हें देखिए मैप पर देख सकते हैं अच्छे से। जैसे ये हमारा क्या है, ग्लोब है और ग्लोब पर ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर एक महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। ये वाला महाद्वीप आपको दिख रहा होगा। इस महाद्वीप पर ये तो हो गया आपका यूएसए और ये हो गया क्या आपका कनाडा। तो यूएसए और कनाडा के पश्चिमी तट पर किस प्रकार की आकृति पाई जाती हैं, बैथोलिथ जैसी आकृति पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल के तौर पर आप निश्चित स्थान का नाम लिख सकते हो कि इसका निश्चित स्थान क्या होगा। तो अमेरिका के इदाहो में बैथोलिथ पाए जाते हैं और कोस्ट रेंज एक पर्वत है कहाँ पर, कनाडा में, जो एक ब्लॉक माउंटेन है। तो यहाँ पर इस तरीके की आकृति पाई जाएंगी। ठीक है, दूसरी जो आकृति आ रही है हमारी वो क्या आ रही है, लेकोलिथ आ रही है। तो लेकोलिथ किसे कहते हैं, अब बात आती है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए लेकोलिथ की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप साथ साथ लिखते जाना लेकोलिथ। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें कि जब मैग्मा किस रूप में, छतरी के आकार के रूप में या छतरी नुमा आकृति का निर्माण करता है, उस आकृति को क्या कहा जाता है, लेकोलिथ कहा जाता है। तो यहां लिख लेना, जब मैग्मा छतरी नुमा आकृति के रूप में छतरी नुमा आकृति के रूप में जमने लगता है, तब इसे क्या कहा जाता है, लेकोलिथ कहा जाता है। और इस प्रकार की जो आकृति मिलेगी, इस स्थलाकृति मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी, यूएसए के पश्चिमी तट पर। कहाँ पर, यूएसए के यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। अगली जो आकृति इसमें हमारी आ रही है वो क्या आ रही है, लेपोलिथ आ रही है। और लेपोलिथ की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या होगी कि जब मैग्मा किस तरीके का, एक छतरी नुमा आकृति धारण कर लेता है, तब ऐसी आकृति क्या कहलाती है, ऐसी स्थलाकृति क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं लेपोलिथ। क्या कहोगे कि जब मैग्मा किस में, लेपोलिथ में, जब मैग्मा तस्तरी नुमा आकृति का निर्माण करता है, तब ऐसी आकृति क्या कहलाती है, लेपोलिथ कहलाती है। और इस प्रकार की जो आकृति है, स्थलाकृति है, ये हमें दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल भी याद रखना कि जैसे बैथोलिथ कहाँ पाए जा रहे हैं, कनाडा और यूएसए में। लेकोलिथ कहाँ पाया जा रहा है, यूएसए के पश्चिमी तट में। और लेपोलिथ कहाँ पाया जा रहा है, साउथ अमेरिका में। इस तरीके से जब आपको ये याद रह जाएंगे तो बिल्कुल एग्जाम्पल देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि मेंस में, स्टेट सिविल सर्विस में क्या है कि सीधे तौर पर पूछ लेते हैं। जैसे आरएएस में पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, क्या सिर्फ ये लिखा हुआ था बैथोलिथ, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा था कि इसमें क्या लिखना है। तो बैथोलिथ में फिर आप क्या लिखोगे कि ऐसी आकृति जिसका आधार
और स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है वो क्या कहलाती है, बैथोलिथ कहलाती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, उस शब्द के आधार पर ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी, उसकी टिप्पणी करनी पड़ेगी। और साथ में ही जब एग्जाम्पल दे दोगे तो एग्जामिनर को लगता है कि जो क्वेश्चन का जवाब दिया गया है वो एग्जाम ओरिएंटेड दिया गया है, वो सटीक, यानी कि उससे क्या आ जाती है, प्रश्न के उत्तर में सटीकता आ जाती है। तो जब सटीकता आती है तो एग्जामिनर भी नंबर देने से आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, अगली जो आकृति आ रही है हमारी वो क्या आ रही है, फेकोलिथ आ रही है। तो फेकोलिथ आकृति किसे कहते हैं, तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैग्मा इस तरीके से जा रहा है, ऊपर नीचे, अर्थात एक लहरदार आकृति। किस तरीके से, इस तरीके से। जब मैग्मा लहरदार आकृति के रूप में जमने लग जाएगा तो ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है, फेकोलिथ कहा जाता है। दोस्तों यहाँ एक बात ये याद रखना कि लहरदार आकृति में इसमें क्या होता है कि कुछ हिस्सा ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो देखिए जो हिस्सा ऊपर जाता है इसको तो कहा जाता है अपनति, और जो हिस्सा नीचे रहता है इसको कहा जाता है अभिनति। तो आप कह सकते हो कि जब मैग्मा लहरदार आकृति के रूप में अपनति व अभिनति का निर्माण करता है तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहा जाता है, फेकोलिथ कहा जाता है। दूसरी चीज, आसान परिभाषा क्या लिख सकते हो कि जब मैग्मा लहरदार आकृति के रूप में जमता है तब इसे क्या कहते हैं, फेकोलिथ कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए फेकोलिथ, तो फेकोलिथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब मैग्मा लहरदार आकृति में, लहरदार आकृति में अपनति व अभिनति का निर्माण करता है। क्या करता है, अपनति व अभिनति का निर्माण करता है, तब इस तरीके की जो आकृति है इसको क्या कहा जाता है, फेकोलिथ कहा जाता है। अगली जो हमारी आकृति आ रही है वो क्या है, सिल और सीट। तो सिल और सीट की जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी कि जब मैग्मा किस रूप में, क्षैतिज रूप में फैलने लगे या जमने लगे तो इस तरीके की जो आकृति बनेंगी वो क्या बनेंगी, हमारी सिल और सीट बनेंगी। क्या बनेंगी, सिल व सीट। ठीक है, सिल व सीट। कैसे, जब मैग्मा क्षैतिज रूप में जमता है तो सिल, इस प्रकार की आकृति को, तो इस प्रकार की आकृति को सिल या सीट कहा जाता है। सिल या सीट कहा जाता है। तो इस तरीके की जो आकृति हैं वो इंडिया में दो जगह पर मिलती हैं, मध्य प्रदेश और बिहार में। कहाँ पर मिलेंगी, एमपी और बिहार में। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो अगली डेफिनेशन हमारी क्या बची, डाइक। तो डाइक किसे कहते हैं कि जब मैग्मा एक लहरदार आकृति के रूप में या लंबवत रूप में जमता है तब क्या कहते हैं, उसे डाइक कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों वो क्या होगी कि जब मैग्मा लंबवत रूप में जमने लगता है, लंबवत रूप में जमने लगता है तब इसे क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। और इस प्रकार की जो आकृति हैं वो मिलती हैं हमारी झारखंड के सिंहभूमि जिले में। कहाँ पर, झारखंड में। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या, इससे निर्मित स्थलाकृति। अब एक बात ये आती है कि कभी कभी क्या होता है कि जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता है और जब मैग्मा पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलेगा
तो कभी उसमें अम्लीयता अधिक होगी, कभी उसमें क्षारीयता अधिक होगी। तो इस आधार पर मैग्मा किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करता है। तो देखिए, जब मैग्मा में क्या हो, जब मैग्मा की अम्लीयता अधिक होगी, तो जब मैग्मा की अम्लीयता अधिक होगी दोस्तों, तब क्या होगा कि इस तरीके के, किस तरीके के, ऐसे, यानी कि कह सकते हैं कि जब मैग्मा की अम्लीयता अधिक होगी तो तीव्र ढाल वाले ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये तो इसकी ढाल कैसी हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, और ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत कैसे पर्वत बनेंगे, तीव्र ढाल वाले ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। लेकिन जब मैग्मा की क्षारीयता अधिक होगी तब क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे कि इस तरीके से, यानी कि ऐसे पर्वत बनेंगे जिनकी ढाल क्या होगी, मंद होगी, और कम ऊंचाई वाले पर्वत बनेंगे। ढाल कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी, और ज्वालामुखी पर्वत की जो ऊंचाई है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाइट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर किस तरीके के पर्वत बनते हैं, ये चीज़ आपने देखी। अम्लीयता के आधार पर पूछा जाए तो तीव्र ढाल व ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जब कोई पर्वत ऊंचा है तो उसकी ढाल क्या होगी, ऑटोमेटिक तीव्र होगी। लेकिन जब किसी की क्षारीयता अधिक होगी मैग्मा की, तब क्या होगा, ढाल मंद होगी, और ढाल मंद होगी तो ज्वालामुखी भी कैसे होंगे, छोटे होंगे, कम तीव्र होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी स्थलाकृतियों की। अब बात करते हैं कि ज्वालामुखियों का जो वैश्विक वितरण है वो क्या है, यानी कि कितनी पेटियों में ज्वालामुखी को विभाजित किया गया है। चलिए अब देखते हैं इसका वैश्विक वितरण। तो देखिए, वैश्विक वितरण के आधार पर ज्वालामुखी को 4 भागों में, यानी कि 3 मुख्य पेटियों में और एक अन्य क्षेत्र के रूप में विभाजित किया गया है। तो इसकी जो सबसे पहली जो पेटी है वो है प्रशांत महासागरीय पेटी। कौन सी, प्रशांत महासागरीय पेटी। दूसरी है मध्य विश्व पेटी। कौन सी, मध्य विश्व पेटी। तीसरी है अफ्रीकन रिफ्ट घाटी, अफ्रीकन रिफ्ट घाटी। और चौथी जो पेटी है, यानी कि जिनको इन तीनों पेटियों में शामिल नहीं किया गया है, उनको अलग से अन्य क्षेत्रों में डाल दिया गया है। कहाँ पर, अन्य क्षेत्रों में, यानी कि अन्य क्षेत्र। तो इस तरीके से पूरे ज्वालामुखी के वितरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में, जिनमें से 3 मुख्य पेटियां कौन कौन सी हैं। पहली है हमारी प्रशांत महासागरीय पेटी। तो देखिए, प्रशांत महासागरीय पेटी को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर, और ये हो गया प्रशांत महासागर का पूर्वी तट, और ये हो गया पश्चिमी तट। तो देखिए, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया साउथ अमेरिका। और ये प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागरीय पेटी इधर क्या आ जाएगा, इसके पश्चिम में। तो पश्चिम में है दोस्तों एशिया, और एशिया में यहाँ लगा हुआ है आपका क्यूराइल द्वीप। कौन सा, क्यूराइल द्वीप। इसके बाद में फिलीपींस, और ये फिर जापान। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, पश्चिमी तट किसका, प्रशांत महासागर का, और ये पूर्वी तट
तो ये प्रशांत महासागर हो गया आपका। अब देखिए इस पेटी के अगर विस्तार की बात की जाए कि प्रशांत महासागरीय पेटी का जो विस्तार है वो क्या है, तो देखिए हम यहाँ कह सकते हैं, तो यहाँ साउथ अमेरिका की यानी कि प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर इसका विस्तार किधर क्या होगा कि दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है अंतरीप हॉर्न। कौन सा? अंतरीप हॉर्न। और उत्तरी अमेरिका में एक राज्य है यूएसए का, कौन सा? अलास्का। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर जो इसका विस्तार होगा वो कहां से कहां तक होगा? अंतरिप हॉर्न से लेकर के अलास्का तक होगा। जबकि पश्चिमी तट पर इसका विस्तार एशिया के पूर्वी तट के क्यूराल द्वीप समूह से लेकर के जापान तक होगा। ठीक है, तो इस पेटी के अगर विस्तार की बात की जाए तो देखिए विस्तार लिख लीजिए यहाँ पर, तो इसका जो विस्तार है वो पूर्वी तट पर कहाँ तक है, तो देखिए पूर्वी तट पर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका के कहाँ से? अंतरीप हॉर्न से लेकर, अंतरीप हॉर्न से लेकर उत्तरी अमेरिका के कहाँ तक? अलास्का तक। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पूर्वी तट की, लेकिन पश्चिमी तट पर इसका विस्तार कहाँ है? तो पश्चिमी तट पर इसका विस्तार है क्यूराइल द्वीप समूह से फिलीपींस और जापान तक। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका विस्तार। दूसरी बात आती है कि इस पेटी में लगभग कितने सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस पेटी में जो सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या है वो है लगभग 403 के आसपास। कितने ज्वालामुखी हैं? 403 सक्रिय ज्वालामुखी। और यहाँ इतने ज्वालामुखी हैं, इसीलिए प्रशांत महासागरीय पेटी को प्रशांत महासागर का क्या कहा जाता है? अग्निवलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का अग्निवलय। क्या कहा जा रहा है इसको? प्रशांत महासागर का अग्निवलय, अर्थात रिंग्स ऑफ फायर। तो ये तो बात हो गई किसकी? हमारी प्रशांत महासागरीय पेटी की। अब बात आती है मध्य विश्व पेटी की, कि जो हमारी मध्य विश्व पेटी है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो देखिए इस पेटी में जो ज्वालामुखी हमारे पाए जाएंगे वो कौन कौन से पाए जाएंगे? एक तो पाया जाएगा माउंट किलायू। कौन सा पाया जाएगा? माउंट किलायू। हवाई द्वीप समूह पर है, जो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आ जाते हैं कहाँ? मध्य विश्व पेटी पर, कि मध्य विश्व पेटी का जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है। तो आपने एशिया और यूरोप महाद्वीप का नाम सुना होगा। तो एशिया और यूरोप महाद्वीप के बिल्कुल मध्य में से होकर के जो पेटी गुजर रही है वो हमारी कहलाती है मध्य विश्व पेटी। कौन सी? मध्य विश्व पेटी। चलिए, तो ये जो पेटी है ये कितने महाद्वीपों में विस्तृत है? 2 महाद्वीपों में। कौन कौन से? यूरोप और एशिया। और यूरोप का कौन सा पर्वत आता है इस पेटी में? आल्प्स पर्वत आता है। तथा एशिया का हिमालय पर्वत इस पेटी में आते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके विस्तार की। अब बात करते हैं कि प्रॉपर विस्तार, यानी कि एक तरफ तो क्या है हमारा, जैसे यहाँ समझने के लिए बना देते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गया यूरोप और एशिया, इस तरीके से। तो यूरोप और एशिया में यहाँ पर भी क्या है? एक देश है म्यांमार, फिर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, इसके बाद में इधर इंडोनेशिया है। और यहाँ पर क्या है? अपना भूमध्य सागर है। और उसके बाद में ये अफ्रीका है। ठीक है, और यहाँ ये
इस तरीके से एशिया से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये हो गया यूरोप और ये हो गया एशिया। तो अगर इसकी यहाँ पर है एक कनारी द्वीप, कौन सा द्वीप? कनारी द्वीप समूह, ठीक है। तो यहाँ कुछ द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे द्वीप हैं। तो देखिए इस पेटी का जो विस्तार है वो कनारी द्वीप समूह से लेकर के कहाँ तक है? इंडोनेशिया तक है। तो इसके विस्तार की बात आ जाए तब क्या कहोगे? इसका विस्तार कनारी द्वीप समूह से इंडोनेशिया तक। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हुई। इसमें भूमध्य सागर वाला रीजन आ गया, इटली वाला रीजन आ गया, उसके बाद में भारत आ गया, अरब आ गया, अर्मीनिया आ गया, यूनान आ गया, यूनान के बाद में म्यांमार आ गया अपना, म्यांमार के बाद में अंडमान निकोबार द्वीप आ गया और इंडोनेशिया आ गया। तो इस तरीके से इस पेटी में जो ज्वालामुखी पाए जाएंगे अपने, वो कौन कौन से पाए जाएंगे? तो जैसे इटली का जो कौन सा ज्वालामुखी दिखाया था आपको, माउंट एटना, कहाँ होगा? यहीं होगा। कौन सा? माउंट एटना। कहाँ पर है? इटली में है। दूसरा भूमध्य सागर में था एक ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कौन सा? स्ट्राम्बोली। वो भी कौन सी पेटी में आता है? मध्य विश्व पेटी में आता है। अगला आता है भारत की। अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत के अंडमान निकोबार में कौन सा द्वीप है, वो है ज्वालामुखी अंडमान निकोबार। तो भारत के अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप नाम का क्या है? एक ज्वालामुखी है। ये भारत का एकमात्र, कैसा? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा, अगर भारत के ज्वालामुखी पर्वत की बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार में हजारीबाग की सबसे, हजारीबाग पर है एक, वो इस समय विलुप्त हो गया है, या कह सकते हैं कि निष्क्रिय ज्वालामुखी अगर भारत में कोई है तो वो है आपका छोटा नागपुर रीजन में डाफला हिल। कौन सा? डाफला हिल। तो इस तरीके से ये कौन सी पेटी हो गई हमारी? विश्व मध्य पेटी हो गई या मध्य विश्व पेटी हो गई। इसके बाद में जो अगली हमारी पेटी आती है वो कौन सी आ रही है? अफ्रीकन रिफ्ट घाटी आ रही। तो अफ्रीकन रिफ्ट घाटी में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो भी देख लेते हैं। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। एक बार में नहीं आए, दोबारा वीडियो को देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, या कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उनको फिर से विस्तार से और समझाया जाएगा आपको, ठीक है। अगला ये पेटी है वो कौन सी हमारी? अफ्रीकन रिफ्ट घाटी। तो देखिए अफ्रीकन जो रिफ्ट घाटी है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो एक बार हम अफ्रीका का यहाँ मैप बना लेते हैं। ये अफ्रीका हो गया, ये स्वेज नहर हो गई यहाँ, और इस तरीके से ये एशिया हो गया। ये हो गया अपना लाल सागर, ये हो गया मेडागास्कर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कुछ झीलें पाई जाती हैं। ये हैं अफ्रीका की महान झीलें। तो इसका जो विस्तार है किसका? अफ्रीकन रिफ्ट वैली का। तो कह सकते हैं कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली का विस्तार महान झीलों से लेकर, कहाँ? महान झीलों से लेकर कहाँ तक है? लाल सागर तक है। ठीक है, तो ये तो विस्तार की बात हो गई। लेकिन जब उत्तर में बात की जाए किसकी? इसके विस्तार की, कि इस पेटी का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है, तो यहाँ एक जगह है पैलेस्टाइन नामक। तो इसका उत्तर में विस्तार कहाँ तक है? पैलेस्टाइन नामक स्थान तक है। तो उत्तर में इसका विस्तार अगर पूछा जाए कि उत्तर में इसका विस्तार कहाँ है, तो पैलेस्टाइन तक। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? विस्तार की। दूसरी बात आती है कि इस अफ्रीकन रिफ्ट घाटी वाली पेटी में जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी। तो देखिए इस पेटी में जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो है आपका कैमरून पर्वत। कौन सा? कैमरून पर्वत। इसके अलावा इस पेटी के बाहर एक मृत ज्वालामुखी है। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। कौन सा?
माउंट किलिमंजारो, जो कहां पर है, तंजानिया में है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है, विलुप्त ज्वालामुखी है। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारी अफ्रीकन रिफ्ट घाटी की। अब बात कर लेते हैं कि अन्य क्षेत्रों में, यानी कि इन 3 पेटियों के अलावा ज्वालामुखियों का या सक्रिय ज्वालामुखियों का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो उनकी एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि कौन से स्थान पर या कौन से महासागर में, कौन से महाद्वीप में कौन कौन से अन्य सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो देखिए, अन्य क्षेत्रों की अगर बात आ रही है कि अन्य क्षेत्रों में कौन कौन से बचे हमारे, तो देखिए अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर का आपने नाम सुना होगा। तो अटलांटिक महासागर में एक सक्रिय ज्वालामुखी है हमारा, कौन सा, केप वर्डे ज्वालामुखी। कौन सा, केप वर्डे ज्वालामुखी। ठीक है, ये तो कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है जिसे बोलते हैं आइसलैंड, यानी कि आइसलैंड एक देश भी है, बर्फ से ढका रहता है हमेशा। तो आइसलैंड में लगभग कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, 20 से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कितने, 20 से भी अधिक। इसके अलावा हिंद महासागर की बात कर लेते हैं कि हिंद महासागर में हमारे कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो देखिए, हिंद महासागर में 3 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला है हमारा कोमारो। कौन सा, कोमारो। दूसरा है मॉरिशस और तीसरा है रीयूनियन। तो ये किस तरीके के ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तीनों किस तरीके के ज्वालामुखी हैं दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक बात आती है किसकी, अंटार्कटिक महाद्वीप की। तो अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वो कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव में है। तो देखिए, दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि अंटार्कटिक महाद्वीप, कौन सा, अंटार्कटिक महाद्वीप। यहां पर क्या है, एक सागर है, रॉस सागर। जैसे मैं यहां बना दूं, ये इस तरीके से अंटार्कटिक महाद्वीप हो गया, कौन सा, अंटार्कटिक। और ये जो सागर है, यानी कि इसका जो तटीय क्षेत्र है, ये वाला, ये जो सागर है, ये कौन सा है, रॉस सागर है। कौन सा, रॉस सागर। तो रॉस सागर के तट पर 2 ज्वालामुखी हैं हमारे, कौन से, एक तो है बुश और दूसरा है टेरर। कौन सा, बुश और टेरर। तो यहां पर 2 सक्रिय ज्वालामुखी हमारे कौन कौन से हैं, बुश तथा टेरर। ये भी किस तरीके के ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो ये बात हो गई हमारी अन्य क्षेत्रों के ज्वालामुखी पेटियों की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।